बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम दो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास बर्नौली ट्रायल। तो आइए देखते हैं बर्नौली ट्रायल को समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले है बर्नौली ट्रायल। अच्छा, इस केस में हमारे पास ये होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट विच हैज टू पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले इसमें है रैंडम एक्सपेरिमेंट which has two possible outcomes. यानी इस केस में हमारे पास बर्नौली ट्रायल में हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और इसको हम क्लासिफाई करते हैं सक्सेस और फेलियर। यानी सक्सेस होता है और फेलियर। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं P से। और जो फेलियर की होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उसको हम Q से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात नोट करने की हमारे पास ये है कि P प्लस Q जो होगा वो लाजमी तौर पर 1 के इक्वल होगा। अच्छा, इसके साथ ये देखें रैंडम वेरिएबल विच हैज टू पॉसिबल आउटकम। इसमें हमारे पास दो ही आउटकम होते हैं और उसको हम क्लासिफाई करते हैं सक्सेस या फेलियर। तो इसमें रैंडम वेरिएबल जो है वो भी दो पॉसिबल वैल्यू लेगा। यानी रैंडम वेरिएबल taking two values 0 and 1। यानी इसमें हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा कोई भी उसको हम x या y या z जिससे भी डिनोट करेंगे वो हमारे पास टू पॉसिबल वैल्यू 0 और 1। 0 फॉर फेलियर एंड 1 फॉर सक्सेस। अच्छा, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है x और x हमारे पास है और p ऑफ x की वैल्यू 0 और 1। यानी 0 की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम q से डिनोट करते हैं और 1 की जो हमारे पास p से, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बर्नौली एक्सपेरिमेंट के केस में, ट्रायल के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आएगी कुछ इस शक्ल की। देखो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो दो ही वैल्यू एज्यूम कर रहा है 0 और 1। 0 फॉर फेलियर और 1 फॉर सक्सेस। तो एक दफा फिर इसको समझ लें रैंडम एक्सपेरिमेंट विच हैज टू पॉसिबल आउटकम्स और उसको हम क्लासिफाई करते हैं सक्सेस और फेलियर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं Q से। और P प्लस Q 1 के बराबर आएगा। ये हमारे पास random variable taking two possible values 0 and 1, 0 for failure and 1 for success। इसके मुकाबले में हमारे पास है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बाइनोमियल केस में ये होता है कि हमारे पास जब n बर्नौली ट्रायल हो, n कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एक से ज्यादा कोई भी हो, तो हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं n टाइम। इफ बर्नौली ट्रायल repeated n number of times, अगर हमारे पास जब बर्नौली एक्सपेरिमेंट
जब होता है वो n नंबर ऑफ टाइम जब रिपीट होता है तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बर्नौली ट्रायल में एक्सपेरिमेंट एक ही दफा होगा, एक से ज्यादा होगा तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के पास हमारे लिए इसकी चार जो प्रॉपर्टीज हैं, चार प्रॉपर्टीज जब ये सेटिस्फाई करता होगा तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सबसे पहले है वही जो इसमें है, ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स। और वो सक्सेस और फेलियर है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि हमारे पास जो ट्रायल होंगे ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के साथ इनका कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, आपस में ट्रायल्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट 10 दफ़ा टास्क करता हूँ तो एक दफ़ा टास्क करता हूँ तो उससे हेड आगे जरूरी नहीं है कि दूसरी दफ़ा भी हेड आ जाएगा। ये ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, पहली दफ़ा सक्सेस आ जाए या फेलियर आ जाए उसका बाकी ट्रायल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ट्रायल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे। ट्रायल्स जो होंगे वो हमारे पास आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। और हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो तमाम ट्रायल्स में कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी हमारे पास चेंज नहीं होगी। जितनी भी दफा हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, ट्रायल्स करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट होगी। और चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये है कि ट्रायल एक खास नंबर ऑफ टाइम, फिक्स नंबर ऑफ टाइम, पहले से हमें पता होगा कि हमने ट्रायल कितनी दफा करना है। तो से n हमारे पास द ट्रायल मस्ट बी रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम से n। तो ये हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास बर्नौली और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। आइए मजीद सीखते हैं। अब बारी आती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैं बाइनोमियल का जो हमारे पास फंक्शन है उसको मैं लिख लेता हूँ जनरलाइजेशन जो फॉर्म है हमारे पास, उसको हम लिखते हैं NCX p की पावर x और q की पावर n माइनस x। यानी इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n। यहाँ देखें हमारे पास जो बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो वैल्यू एज्यूम करती है, 0 या 1। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेकर n तक होती है। जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0, 1 एंड सो ऑन अप टू n, 1, 2 अप टू n। और इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 0 पे ले लेंगे, इसमें n की जगह तो n ही आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे और p हमारे पास p रहेगा तो x की जगह 0 और q की पावर n माइनस 0 तो q की पावर n आ जाएगा।
जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा NC1 x की जगह। इस फार्मूले में हम x की जगह 1 पुट करेंगे, p हमारे पास p रहेगा, p की पावर x है यानी p की पावर 1 आ जाएगा, और इस तरह q की पावर n-1 आ जाएगा। n-x है तो x हमारे पास यहाँ पे 1 है तो n-1। इसी तरह हमारे पास 2 अप टू सो ऑन, जब हम n की लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NCn p की पावर n और q की पावर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बाइनोमियल केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट कर लें। बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देख लें। A fair coin tossed 4 times, यानी एक कॉइन जो है उसको हम 4 दफा टॉस करते हैं। Find the probability distribution for the number of heads, यानी हेड्स के लिए अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ ये हमारे पास 4 बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो इसमें n हमारे पास आ गए 4। क्लियर कट यहाँ से हमें पता लग रहा है n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, बाइनोमियल में n हमारे पास 0 to n होता है, यानी x की वैल्यू हमारे पास होगी 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अच्छा, कॉइन हमें पता है कि कॉइन की प्रोबेबिलिटी, जब कॉइन में हम टॉस करते हैं तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 होती है और टेल की भी 1/2 होती है, क्योंकि कॉइन के हमारे पास 2 साइड्स होते हैं, और अगर हेड की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहें तो हेड भी हमारे पास 1 होता है और साइड जो है तो 1/2, यानी इसमें हमारे पास जो सक्सेस है वो है हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है वो है Q। हमारे पास ये आ जाएगा 1 - p, 1 - 1/2, तो इससे हमारे पास आ गया 1/2। अब हम बारी बारी इन तमाम जो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल x की, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। मगर सबसे पहले हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x, ये इक्वल होता है NCx बाइनोमियल केस में p की पावर x और q की पावर n-x, और n हमारे पास होता है x की वैल्यू 0 से n तक। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x आ जाएगा। n इस केस में है 4cx, p हमारे पास है 1/2 की पावर x और q भी 1/2 है तो 1/2 की पावर n-x। तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इस केस में तो 0, और यहाँ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लेंगे 0। तो देख लें यहाँ पे हम सबसे पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4c0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n 4 है, 4 में से x 0 है तो 4 - 0, तो ये आ जाएगा 4। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1/16। इसके बाद है 1, तो जहां जहां भी x है x की जगह हमने ये 1 वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 4c1, 1/2 की पावर x, तो x 1 है तो 1 आ जाएगा 1/2 की पावर n-x, तो n हमारे पास 4 है, 4 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 3, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 4/16। अच्छा, इसी तरह अब हम इसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे। 2 हमारे पास 4c2, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर, ये यहाँ भी 2 आ जाएगा, यानी 4 में से 2 किया तो 2, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 6/16। 3 हमारे पास आ जाता है 4c2, 4c3 सॉरी, x की जगह अब हम 3 पुट करेंगे। यहाँ पे है 4cx, तो x की जगह आ जाएगा 3, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर आ जाएगा 1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4/16, और 4 जब पुट करेंगे 4c4, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 0, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 1/16। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास 1 लाजमी आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक और बात नोट करनी वाली है कि यहाँ पे जो p की पावर है 0, 1, 2 एक ज्यादा हो रही है, और यहाँ जो q की पावर है वो एक कम होते होते 0 तक आ जाएगी, और हमारे पास जो p की पावर है वो बढ़ते बढ़ते हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वहां तक हो जाना। इस तरह ये हमारे पास नंबर ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एक और एग्जांपल है हमारे पास, सपोज
x हैज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n हमारे पास 6 है और p 0.75, यानी ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और इसकी मदद से हमने इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मुंह में लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले है n हमारे पास है 6 और p हमारे पास है 0.75। n हमारे पास 6 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 से लेकर n तक यानी 0 से लेकर 6 तक होगी, 4 5 6, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है q हमने मालूम करना है q, और हमें पता है कि q हमारे पास 1 - p के इक्वल होता है और ये हमें इस रिलेशन से पता लगे कि p + q हमारे पास 1 के इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की कि q हमारे पास 1 - p की यानी 1 - 0.75, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.25। q की वैल्यू भी फाइंड होगी n p q और x के बाद मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x, ये हमारे पास बायनोमियल का जो फार्मूला है ncx p की पावर x और q की पावर n - x। तो इसको जब मैं लिखता हूँ यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले है n हमारे पास है 6 की इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 6cx p की पावर x, p की वैल्यू है 0.75 की पावर x और q की वैल्यू हमारे पास है 0.25, तो यहाँ 0.25 की वैल्यू आ जाएगी 6 - x, क्योंकि n 6 है तो n की जगह मैंने 6 लिख लिया। अच्छा, इन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें तो इन तमाम क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम आसानी से फिर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा x और हमारे पास यहाँ p ऑफ x आ जाएगा, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा 0, तो यहाँ देखिए इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे 6c0, हमारे पास p की पावर तो p 0.7 की पावर 0 आ जाएगा और 0.25 हमारे पास 6 - 0। इसी तरह ये आ जाएगा 6c1 0.7 की पावर 1 और यहाँ 0.25 की पावर 6 - 1 यानी ये 5 आ जाएगा। ये एक एक कम होती जाएगी, ये एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। 6c2 0.75 की पावर 2 और 0.25 की पावर 4, 6c3 0.75 की पावर 3 और 0.25 की पावर भी 3 आ जाएगा। 6c4 0.75 की पावर 4 और 0.25 की पावर 2, 6c5 0.75 की पावर 5 और 0.25 की पावर 1 और 66 हमारे पास आ जाएगा 0.75 की पावर 6 और 0.25 की पावर 0। तो जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये देख लीजिए, पहले वाला मैं आपके आसानी के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 6c0 मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर हमारे पास यहाँ है 0 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर हमारे पास है 6। तो इससे आंसर आ गया। ये देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई में -0.4 है, तो जब इसको हम लिखेंगे तो इसको जब कैलकुलेटर में मेरे पास ये है 2.44 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ये लिखूंगा 0.000244, ये हमारे पास 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 0.00073। 2 की प्रोबेबिलिटी आएगी, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.03295। 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 0.1318। 4 की 0.2969। इसी तरह 5 की हमारे पास आएगी 0.3559।
और 6 की प्रोबेबिलिटी जब हम 6 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 0.1779 ये हमारा। अच्छा, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास टेबल बन गया। अब इसकी मदद से हम आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, यानी 4 की प्रोबेबिलिटी। तो वो तो यहाँ सीधे सीधा हमें पता लग रहा है कि 4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आंसर है 0.2969, ये हमारे पास 4 का आंसर आ गया। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। यहाँ पे इक्वल का निशान भी है, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से बड़े बड़े। तो 5 से ग्रेटर तो हमारे पास 5 की इक्वल, या 5 से ग्रेटर तो 5 और 6 ये, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 यही दो हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मेरे पास है 0.3559 प्लस, और 6 की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.177, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देख लें, 0.3559 प्लस 0.1779, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 0.5338। अच्छा, जहां तक ये देखें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने मालूम करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, यानी 4 से कम कम, लेस लेस। इसमें इक्वल का निशान नहीं, यानी 4 शामिल नहीं है, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 शामिल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 4 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान नहीं, यानी 4 से लेस लेस मालूम करने। तो हमारे पास 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.00244 प्लस 1 की है 0.0073 प्लस 2 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.03295 प्लस, और हमारे पास 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.1318। जब इसको हम प्लस करते हैं हमारे पास ये देख लें 0.00244 प्लस 0.00073 प्लस 0.0329 5 प्लस 0.1318, तो इससे हम हमारे पास आंसर आ गया 0.1657। ये देख रहे हैं हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में, यहाँ n की वैल्यू गिवन थी और p की वैल्यू, इसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे थे। यहाँ हमें पता लगे कि ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स्ड है। x की वैल्यू हमने यहाँ से, हमें तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें पता है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 से n तक होती है, इसकी लिमिट। तो 0 से n तक, n इस केस में 6 है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक। p हमारे पास गिवन है और q हमने इस रिलेशनशिप से मालूम किया, p प्लस q 1 के बराबर होता है, तो q हमारे पास आ गया 1 माइनस p। इसको मैंने जनरल फार्मूला जो हमारे पास बायनोमियल का जनरलाइज फार्मूला है उसमें मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 6 और p की जगह p की वैल्यू और q की जगह q की वैल्यू। तो ये इसके बाद मैंने इन आंसर से पहले, सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये फायदा होगा कि ये तमाम जो आंसर है वो आसानी से हम दे सकते हैं। जस्ट टेबल को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखेंगे और जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज पैरामीटर्स आर n 20 और p हमारे पास 3/5, यानी हमारे पास दोनों पैरामीटर्स बायनोमियल की गिवन है। तो यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि मीन np के इक्वल कैसे आता है। तो यहाँ मैं सिर्फ रिलेशनशिप यूज करूंगा कि बायनोमियल का मीन जो है वो हमारे पास
NP के इक्वल होगा। बाइनोमियल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी इसका जो मीन है वो NP के बराबर होते हैं और वेरिएंस जो है वो हमारे पास NPQ के इक्वल होते हैं। तो जाहिर है अगर वेरिएंस इसके इक्वल है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ NPQ के इक्वल होगा। तो इस केस में हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो अगर मीन मालूम करें तो ये देखें इस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे। मीन हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होता है NP यानी n को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हमारे पास है 20 और p हमारे पास है 3/5। तो इससे हमारे पास मीन आ गया 12। जब हमारे पास दोनों पैरामीटर गिवन हो बाइनोमियल केस में और आपसे कोई ये कहे कि मीन मालूम करें तो सिंपल हम इस रिलेशनशिप जो हमारे पास ये रिलेशन है इसको हम यूज करते हुए मीन फाइंड कर सकते हैं। और सेम द केस विद वेरिएंस। वेरिएंस भी हम ये फार्मूला यूज करते हुए वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। हमारे पास Q नहीं है इसमें तो Q हमारे पास जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि Q हमारे पास 1 - p के इक्वल होता है। तो 1 - p हमारे पास 3/5 के इक्वल है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब हमारे पास n की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है और q की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और वेरिएंस मालूम करना है। तो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है NPQ। n की जगह n की वैल्यू हम पुट करेंगे, n हमारे पास है 20, p हमारे पास इक्वल है 3/5 ये रहा p और q हमारे पास है 2/5। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 4.8। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन से का आपसे कोई ये कहे कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम कर लें तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास सिंपली स्क्वायर रूट के बराबर होता है वेरिएंस के यानी हमारे पास 4.8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर भी आ जाएगा और वो है 2.19। तो ये देख लें दोनों पैरामीटर हमारे पास गिवन हो तो हम आसानी से बहुत ही आसानी से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4। तो इसको भी हम उसी रिलेशनशिप से जो अब पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया यानी मीन हमारे पास 5 की इक्वल है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 4 की इक्वल है। तो हमें तो पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो NP के बराबर होता है। अभी पिछली इक्वेशन में हमने इसको डिस्कस किया कि मीन NP ये 5 की इक्वल है और स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ NPQ के इक्वल होता है और ये 4 है। सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे यानी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो NPQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 16 और NP की वैल्यू हमारे पास है 5। तो यहाँ में NP की जगह 5 और Q की वैल्यू Q इस तरह आ जाएगा क्योंकि NP हमारे पास 5 के ये गिवन है तो NP की जगह 5 और Q अपनी जगह रह जाएगा 16 यानी Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/5 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3.21 और क्यों हमारे पास जो है ये भी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती यानी Q की वैल्यू हमारे पास इस केस में ग्रेटर देन 1 है विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी हमें पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से 1 तक होता है और इस केस में हमारे पास Q का आंसर जो है वो 3.21 आ गया तो लिहाजा ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देख लें रैंडम वेरिएबल x है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 38 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2.94। मालूम कर क्या करना है दोनों पैरामीटर यानी n और p हम डिफाइन करने हैं। इस केस में अभी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है इनकी मदद से हमने पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी तरह हमारे पास मीन जो है वो NP 38 की इक्वल है और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी NPQ का स्क्वायर रूट ये 2.94 की इक्वल है। उसी तरह सबसे पहले इसका हम स्क्वायर लेंगे ताकि इसमें रूट खत्म हो जाए
2.94 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 2.94, तो 2.94 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.94 का स्क्वायर। हमारे पास आंसर आएगा 8.64 ये हमारे पास एन पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो उसी तरह एन पी की जगह एन पी 38 की इक्वल है, तो यहाँ 38 क्यू इज इक्वल टू 8.64, यानी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.64 और ये यहाँ हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 38। तो 8.64 को डिवाइड करेंगे हम 38 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.22, यानी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.227। क्यू की वैल्यू आ गई, तो पी की वैल्यू हम रिलेशनशिप से हमारे पास जो रिलेशन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस क्यू के। तो 1 माइनस 0.227 तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.773। ये देखिए एक पैरामीटर तो हमने फाइंड करना है। P की यही वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे या P और Q की वैल्यू यहाँ, तो हमारे पास N का आंसर आ सकता है। तो हम इस तरह करेंगे, आसान ये है कि यहाँ हम P की जगह P की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यानी NP हमारे पास 38 के इक्वल है और N और P की जगह P की वैल्यू 0.773 इज इक्वल टू 38 और n की वैल्यू आ जाएगी 38 डिवाइडेड बाय 0.773, यानी 38 डिवाइडेड बाय 0.773, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 49.159। तो n के केस में हम ये करते हैं कि राउंड अप करते हैं, एक अगर पॉइंट में आ जाए तो हम ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं। हमारे पास n का आंसर आ जाएगा 50। n हमारे पास कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, n हमारे पास होल नंबर होगा। तो इस केस में हम राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करने से हमारे पास 15 आ गया, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो दोनों पैरामीटर हमारे पास फाइंड हो गए, n की वैल्यू भी आ गई और p की वैल्यू भी आ गई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।